रिसेंटली मार्वल ने अपनी एक न्यू वेब सीरीज लॉन्च की, एक मिनी सीरीज 4 एपिसोड की, मार्वल ज़ॉम्बीज़। और ये मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीरीज कंटिन्यू करती है उस कहानी को जो हमने देखी थी व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 ज़ॉम्बी वाले एपिसोड में, जहां क्वांटम रेल्म वाला ज़ॉम्बी वायरस एवेंजर्स तक पहुंच गया और उन्हें भी एक खतरनाक ज़ॉम्बी में बदल दिया। अब बचे हुए हीरोज जैसे कि कमाला खान, केट बिशप और आयरन हार्ट से रीरी विलियम्स कैसे इस हॉरर फील्ड यूनिवर्स में सर्वाइव करेंगे और क्या इस यूनिवर्स को बचा पाएंगे, चलिए बात करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है व्हाट इफ की कहानी के 5 साल बाद, जहां रीरी, कमाला और केट बिशप के साथ होता है टोनी का एआई फ्राइडे। व्हाट इफ के एपिसोड में हमने देखा था आयरन मैन की तो गर्दन उड़ा दी थी एंड उसी आयरन मैन सूट को रीरी ने किया मॉडिफाई और बना दिया अपना सेल्फ कंट्रोल्ड एआई रोबोट। ये तीनों ज़ॉम्बी हंटर्स बन चुके हैं और न्यूयॉर्क बन चुका है ज़ॉम्बी वेस्टलैंड। एंड जब ये तीनों सड़क पर चल रहे होते हैं, सडनली एक बड़ा क्रैश होता है और इनके सामने आ गिरता है क्वीन जेट और उसके अंदर थी एक बॉडी और बॉडी में था एक मिस्टीरियस डिवाइस। ये डिवाइस देखने से लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों उस डिवाइस को ले लेते हैं, लेकिन तभी इन पे ज़ॉम्बी हॉकाई का अटैक हो जाता है। फाइट के बीच केट बिशप को हॉकाई का एक स्पेशल ट्रिक एरो भी मिलता है, जिससे लेकर वो कहती है कि इसे मैं अपने खास मूवमेंट के लिए सेव करके रखूंगी। अब वो तीनों किसी तरह ज़ॉम्बी हॉकाई से बचते बचाते एक सेफ प्लेस तक पहुंचते हैं। वहां जाकर जब उस डिवाइस को चेक किया जाता है तो उन्हें समझ आता है कि शायद ये इस दुनिया को बचाने के लिए काम में आ सकने वाला डिवाइस है, बट इसे यूज करने, इसे एक्टिवेट करने के लिए उन्हें शील्ड बेस तक पहुंचना होगा और लगभग सभी शील्ड बेस तबाह हो चुके हैं। पर तभी रीरी उन्हें बताती है कि एक बेस अभी भी मौजूद है, सेफ है, जो कि है ओहायो बेस। और अब इन तीनों का मिशन इनके सामने था, किसी भी तरह शील्ड के उस बेस तक पहुंचना और दुनिया को बचाना। तीनों निकल पड़ते हैं इसी मिशन के लिए और रास्ते में इन्हें एक शॉकिंग चीज पता चलती है कि डोरा मिलाजे और ओकोयो भी ज़ॉम्बी बन चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, वांडा मैक्सिमोफ उन्हें लीड कर रही है। मतलब अब ये ज़ॉम्बीज रैंडम ज़ॉम्बीज नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड आर्मी बन चुके हैं। रास्ते में आगे जाते वक्त इन्हें बीच से कटा हुआ एक पहाड़ दिखता है और उसके आगे बनी थी गॉड वैली, जिसमें 2 बड़े सुपर पावरफुल हीरोज लड़ रहे थे। एक तरफ ज़ॉम्बी इन्फेक्टेड कैप्टन मार्वल और दूसरी तरफ एटर्नल्स मूवी से इक्रिस। दोनों एक दूसरे को हरा नहीं पा रहे थे, बस कंटिन्यू लड़ते जा रहे थे। दोनों की फाइट कंटिन्यू चल रही थी। इसी बीच केट अपने ट्रिक एरो का यूज करती है कैप्टन मार्वल पे, पर वो ट्रिक एरो कुछ भी काम नहीं करता और कैप्टन मार्वल सिर्फ अपने एक अटैक से, एक एक्सप्लोजन से केट को जला कर मार देती है और उसी वक्त उसकी डेथ हो जाती है। और उसी बीच रीरी को भी एक ज़ॉम्बी हाथ पे काट के इन्फेक्ट कर देता है, पर रीरी अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन इंजेक्ट करती है और फ्राइडे को बोलती है कमाला को लेकर वहां से चले जाए। फ्राइडे हुक्म का पालन करता है और कमाला को लेकर वहां से निकल जाता है, पर रीरी के साथ क्या हुआ ये हमें नहीं बताया जाता। कमाला वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कैप्टन मार्वल फिर भी वहां पहुंच जाती है। कैप्टन मार्वल और इक्रिस की कंटिन्यू फाइट चलती है और उसी बीच एक ब्लास्ट में कमाला नीचे गिर जाती है और बेहोश होने वाली होती है और तभी एक बाइक पे सवार आदमी उसे लेकर वहां से निकल जाता है। कमाला को सपने में ज़ॉम्बी वांडा दिखती है और एकदम से उसकी आंख खुलती है और उसके सामने मौजूद था ब्लेड, और यहाँ ब्लेड थोड़े अलग ही लुक में दिखाई देता है और वो कमाला को बताता है कि कैप्टन मार्वल और इक्रिस एटर्नल की कंटिन्यू फाइट चल रही है जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। ब्लेड कहता है कि मैं तुम्हें शील्ड तक ले जाऊंगा, वहां से हम ये सिग्नल स्पेस में भेज सकते हैं। और उनका यही टारगेट था, क्योंकि ये था एक ट्रांसमीटर जिसके सिग्नल्स उन्हें किसी तरह स्पेस में भेजने थे, जिन सिग्नल्स को फॉलो करते हुए नोवा आर्मी उन्हें बचाने आ सकती थी। ब्लेड और कमाला शील्ड के फैसिलिटी तक पहुंचते हैं। वहां जाकर उन्हें मेलिना, रेड गार्डियन और येलेना देखने को मिलते हैं। वो बताते हैं कि ये डिवाइस काम करेगा, लेकिन इसे स्पेस में ले जाना होगा। और वो उन्हें बताते हैं कि ये सिग्नल्स हम अर्थ से नहीं भेज सकते, क्योंकि अर्थ पे हुआ था एक ऐसा इंसिडेंस, वो भी वकांडा में, जिस वजह से अर्थ के बाहर कोई भी सिग्नल नहीं जा सकता। अब वो क्या इवेंट हुआ था वो हमें आगे पता चलेगा। मेलिना उन्हें बताती है कि अगर उन्हें नोवा कॉर्प को सिग्नल भेजना है तो उन्हें स्पेस में जाना होगा, पर अभी उनके पास कोई भी रॉकेट मौजूद नहीं था जिसकी मदद से वो स्पेस में जा सकते हैं। इन्हीं की बात के बीच वहाँ एक बड़ा एक्शन सीन होता है, ज़ॉम्बी वर्सेस सर्वाइवर्स। सबसे इंटेंस फाइट शुरू होती है जहाँ गोस्ट की फाइट होती है ब्लेड से, और ब्लेड ब्रूटल तरीके से ज़ॉम्बी गोस्ट को मार देता है, लेकिन इस फाइट में मेलिना की डेथ हो जाती है। एंड में बची हुई टीम ब्लेड, कमाला, रेड गार्डियन और येलेना डिसाइड करती है कि वो स्पेसशिप ढूंढेंगे और
ज़ॉम्बीज़ के खिलाफ वॉर कंटिन्यू रहेगी। ब्लेड कहता है मुझे पता है एक स्पेसशिप कहाँ मिलेगी, और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मार्वल ज़ॉम्बीज़ सीजन 1 एपिसोड 2, और इसकी शुरुआत होती है सैन फ्रांसिस्को शहर में, जहां हम शैंग-ची और उसकी फ्रेंड कैटी को देखते हैं जो ज़ॉम्बीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। उनके ऊपर चारों तरफ से अटैक होता है और सिचुएशन भी वियर्ड हो जाती है, क्योंकि कुछ लोग यूजुअली बड़े हो जाते हैं साइज में, बिग जैसे एंटमैन, और ये इस वजह से हो रहा था क्योंकि ये ज़ॉम्बी वायरस फैला था हैंक पिम के ऑफिस से, और वहीं से लोग बड़े होकर निकल रहे थे। अब अगर तुम्हें याद नहीं हो तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इफ के एपिसोड में हमने देखा था ज़ॉम्बी वायरस कहाँ से आया। व्हाट इफ के सीजन 1 एपिसोड 5 में जब हैंक पिम अपनी बीवी को बचाने के लिए क्वांटम रेल्म में जाता है, तो वहाँ उसे पता चलता है कि उसकी बीवी ऑलरेडी एक वायरस से इन्फेक्टेड है और वो उसे भी इन्फेक्ट कर देती है, और वो दोनों आते हैं अर्थ पर और पूरी अर्थ एक एक करके ज़ॉम्बी इन्फेक्ट होना शुरू हो जाती है। बैक टू द स्टोरी, शैंग-ची अपनी फाइटिंग स्किल्स का यूज करके लोगों को बचाने की कोशिश करता है, और उसकी दोस्त कैटी देख के शॉक होती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसका फ्रेंड एक अच्छा फाइटर है। वो दोनों बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, और तभी हेलीकॉप्टर में एंट्री होती है वेन वू की, यानी शैंग-ची के डैड की। वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते हैं अपनी 10 रिंग्स के साथ और एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे सभी ज़ॉम्बीज़ का सफाया होने लगता है, लेकिन तभी वेन वू अपनी फाइट में बिजी था और शैंग-ची को एक ज़ॉम्बी पीछे से आके हाथ पे काट लेता है। अब वेन वू के पास अपने बेटे को बचाने का सिर्फ एक तरीका था, और वो एक तरीका वो यूज करता है, अपनी रिंग्स को शैंग-ची को पहना देता है, जिससे उसका इन्फेक्शन हाथ में ही सीमित हो जाता है, पूरे बॉडी में नहीं फैलता। लेकिन अपने बेटे को बचाने के लिए उसे खुद अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है और ज़ॉम्बी उसे खत्म कर देते हैं। फिर स्टोरी 5 साल आगे बढ़ती है। अब शैंग-ची और उसकी टीम एक एक्सपीरियंस्ड ज़ॉम्बी हंटिंग स्क्वाड बन चुकी है। इसी दौरान वो स्क्रल्स ज़ॉम्बीज़ का सामना करते हैं। एक मिशन के दौरान उन्हें एक फैसिलिटी मिलती है जिसका लीडर होता है बैरन ज़ीमो। इसे हमने MCU मूवी में भी देखा है। वहीं पे उन्हें कमाला खान, रेड गार्डियन और बाकी हीरोज भी मिलते हैं। ये जगह असल में एक फ्लोटिंग सिटी है जिसे सिटी ऑफ द सी भी कहा जाता है। बैरन ज़ीमो सभी को एक शिप में बैठाता है, और ये शिप होती है राफ्ट, जिसे हमने मार्वल मूवीज में भी देखा है। अगर तुम्हें याद नहीं है तो बता देता हूँ, सिविल वॉर में हमने इस जेल को देखा था जहाँ गवर्नमेंट ने सभी एवेंजर्स को इस जेल में बंद कर दिया था, क्योंकि ये एक हाई फैसिलिटी जेल थी और पानी के अंदर तैरती थी। ज़ीमो सभी को इसी फैसिलिटी में इन्वाइट करता है और प्रॉमिस करता है कि वो सबको ज़ॉम्बी से छुटकारा दिलाएगा। वहीं कमाला अपना प्लान बताती है कि अगर उसके पास जो ट्रांसमीटर है उसे स्पेस तक ले जाया जाए तो वो नोवा कॉर्प को बुला सकते हैं जो अर्थ को हील कर सकती है। वहीं ब्लेड बताता है कि अगर उन्हें स्पेस में जाना है तो उन्हें शिप की जरूरत होगी जो उन्हें मिलेगी एसगार्ड पर। वहीं बैरन ज़ीमो जब राफ्ट में सभी को लेकर निकल जाता है तो उस टापू पे एंट्री होती है डोरा मिलाजे की, जो वांडा के कंट्रोल में थी। अंडर वाटर हमें दिखाया जाता है नेमोर और उसकी इन्फेक्टेड आर्मी जो अटैक करने जा रही थी राफ्ट पर। और जब नेमोर का अटैक होता है राफ्ट पर तो सबके सामने ज़ीमो की असलियत आती है। उसका असली प्लान सबके सामने आता है, क्योंकि वो कुछ लोगों को पानी से बाहर फेंक देता था ताकि नेमोर उनको खा सके और बाकी लोगों को जिंदा छोड़ सके। उसने कुछ हीरोज को कैद कर लिया था ताकि उसे नेमोर को फीड किया जा सके। तभी नेमोर और उसकी ज़ॉम्बी आर्मी फैसिलिटी पर हमला कर देती है, प्रिजन सेल्स खुल जाते हैं और एक मैसिव ज़ॉम्बी वर्सेस हीरोज बैटल शुरू होती है। नेमोर डायरेक्टली कमाला को टारगेट करता है और उसका ट्रांसमीटर छीनने की कोशिश करता है, और यहाँ हमें नेमोर का इतना भयंकर और ब्रूटल मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ वो एक एक करके सभी को बुरी तरह से मार रहा था। एक पॉइंट पर वो कमाला के हाथ को काटने वाला था, लेकिन कमाला अपनी मैजिक शील्ड का यूज करती है, अपनी पावर्स का यूज करती है और नेमोर के फेस में अपना मुंह देके उसे ब्लास्ट कर देती है। सोचा नहीं था नेमोर इतनी जल्दी और इतने आसानी से मर जाएगा, लेकिन इसे तुम व्हाट इफ का एक छोटा सा रूप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ इस यूनिवर्स में कुछ भी हो सकता है। चलो स्टोरी पे बात करते हैं। अब शिप पूरी तरह से तबाह हो रही थी और किसी भी तरह उन्हें यहाँ से निकलना था, और यहीं येलेना एक टफ डिसीजन लेती है। वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देती है ताकि बाकी हीरोज एस्केप कर सके, और वो बाकी हीरोज को एस्केप करवा के खुद ज़ॉम्बीज के हाथों मारी जाती है। एपिसोड के एंड में हम देखते हैं बचे हुए हीरोज ट्रांसमीटर को लेकर एसगार्ड की ओर निकलते हैं ताकि वो स्पेस में जाकर नोवा कॉर्प को बुलाकर सबकी जान बचा सके। और यहीं पे खत्म होता है एपिसोड 2 और अब शुरुआत होती है एपिसोड 3 की, वो भी 5 साल पहले। व्हाट इफ के एंडिंग सीन में हमने देखा था स्पाइडरमैन, एंटमैन और ब्लैक
पैंथर यानी टिचाला माइंड स्टोन को लेकर वकांडा की ओर बढ़ रहे थे, उस उम्मीद में कि वहां जाकर वो शायद वकांडन टैक्स से ज़ॉम्बी वायरस को खत्म कर देंगे। बट उन्हें क्या पता था, थैनोस तो अपने 4 इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ उनका इंतजार कर रहा था। और अब शुरुआत होती है एक ब्रूटल फाइट की, जहां ब्लैक पैंथर, स्पाइडरमैन और एंटमैन तीनों लड़ने की कोशिश करते हैं हाफ पावर्ड थैनोस से। अब मैंने हाफ पावर्ड थैनोस क्यों कहा, क्योंकि उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स तो थे पर उसे फाइट करना नहीं आता था। और जब वो तीनों अपनी उम्मीद खो चुके थे, ज़ॉम्बीज उनको ओवर पावर कर रहे थे, तभी एंट्री होती है द ओनली गॉड एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर, थॉर की। थॉर रॉकेट रकून और ग्रूट के साथ अर्थ पर आता है, एकदम सेम इन्फिनिटी वॉर वाला सीन। बट थैनोस के आगे वो 5 सेकंड में नहीं टिक पाता। थैनोस अपने पावरफुल वेपन इन्फिनिटी गाउंटलेट का यूज करके रॉकेट रकून और ट्री को उसी वक्त जला देता है और थॉर भी बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। अब थैनोस के पास 5 स्टोन्स आ गए थे, देर थी तो सिर्फ चुटकी बजाने की। और वहीं फाइट के दौरान थैनोस ने वाइब्रेनियम माइन को ओपन कर दिया था और वो माइन किसी भी चीज को गला सकती थी। और इस सीन में टिचाला ने किया अपना सेक्रीफाइस और वो थैनोस को लेकर, इन्फिनिटी गाउंटलेट को लेकर सीधा उसी वाइब्रेनियम वॉल्केनो में कूद जाता है। उसकी पावर से इन्फिनिटी गाउंटलेट, थैनोस और टिचाला तीनों पिघल जाते हैं और इन्फिनिटी स्टोन्स भी नष्ट हो जाते हैं। पर इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसमें से जो एनर्जी निकल रही थी उसमें स्पाइडरमैन और एंटमैन दोनों मरने वाले थे। लेकिन तभी 2 पोर्टल्स ओपन होते हैं और एंटमैन और स्पाइडरमैन की जान बचा लेते हैं कमरताज के सॉर्सरर्स। और अब कहानी आती है 5 साल आगे, जहां स्पाइडरमैन ये कहानी सुना रहा था बाकी सॉर्सरर्स को। और वो सब कहीं ना कहीं बात करते हैं वांडा की। वांडा के पास अपनी नई आर्मी आ चुकी थी जो और भी ज्यादा पावरफुल थी और अब वो अटैक करने वाले थे उसी जगह जहां इन्फिनिटी गाउंटलेट ब्लास्ट हुआ था। पर अभी भी हमें ये क्लियर नहीं होता कि वहां पे था क्या, ऐसा क्या हो रहा था जिसकी जरूरत थी वांडा को, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अब सीन शिफ्ट होता है कमाला के ग्रुप पर। अब वो सब एसगार्ड पहुंचते हैं और एसगार्ड पहुंचने के बाद उन्हें एक बहुत बड़ा सा गेट दिखाई देता है। वो अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन तभी वहां वेलकरी आती है उनके सामने और बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास कोई भी इन्विटेशन नहीं है और यहाँ मॉर्टल बींग्स आना अलाउड नहीं है। लेकिन कमाला के ग्रुप में एक बंदा मॉर्टल नहीं था, वो था इमॉर्टल। और तभी वेलकरी के सामने आता है ब्लेड, वो भी कॉन्शियो ऑब्सेस्ड। और तभी ब्लेड में से कॉन्शियो निकलता है और वेलकरी को कहता है आई एम द मून ऑफ गॉड, डिड एसगार्डियंस डजंट रिमेंबर मी। और तभी वेलकरी उसको देख के समझ जाती है कि ये भी एक गॉड है और वो ब्लेड और उसकी टीम को अंदर बुला लेती है। अंदर जाने के बाद उन्हें पता चलता है अंदर तो पार्टी चल रही है। तभी कमाला को दिखता है थॉर जो अपने थ्रोन पर बैठा था और एकदम चुपचाप आंख बंद करके सिर्फ बैठा था। कमाला के दोस्त बोलते हैं थॉर ने सबको ये पार्टी दी, लेकिन वेलकरी उन्हें बताती है ये दावत तो सुकोविया की रानी ने हमें दी है। और तभी बैरन ज़ीमो सामने निकल के आता है और कहता है सुकोविया की तो कोई रानी नहीं है। और तभी पीछे से एंट्री होती है क्वीन ऑफ डेड वांडा। बट उसे देख के लगता नहीं कि वो अब ज़ॉम्बी है। कमाला और बाकी टीम उसको देखते ही तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए, लेकिन वांडा उन्हें बताती है कि मैं अब रिकवर हो चुकी हूँ और अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं पूरी दुनिया को रिकवर कर सकती हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हारी जरूरत है। अब वांडा को कमाला की जरूरत क्यों थी ये हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। फिलहाल बात करते हैं इसी एपिसोड की। अब उन लोगों की बात चल रही थी, कहीं ना कहीं कमाला को भी वांडा पे भरोसा होने लगा था, लेकिन तभी जो लोग खाना खा रहे थे एक एक करके वो लोग ज़ॉम्बी बनने लगे। और तभी रिवील होता है कि ये तो वांडा का एक मिशन था जहां उसने अपने जादू की मदद से ये नकली दावत बनाई, जहां उसने सभी लोगों को ज़ॉम्बीज के पार्ट्स खिलाए, जिस वजह से वो लोग भी ज़ॉम्बी बनने लगे। अब यहाँ उन लोगों के बीच फाइट शुरू होती है। वांडा एक एक करके सभी को मारती जाती है पर थॉर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता, वो सिर्फ अपने थ्रोन पे बैठा था। कमाला, उसकी टीम और वेलकरी पहुंचते हैं शिप के पास और किसी तरह ज़ॉम्बी से खुद को बचाते हुए शिप के अंदर बैठकर स्पेस में निकलने लगते हैं। लेकिन तभी वांडा वहां आती है और अपनी पावर से उनके शिप को नीचे की तरफ खींचने लगती है। सभी लोगों को लगता है अब तो खेल खत्म, लेकिन तभी टीम के सभी मेंबर्स के आसपास बिजली चमकने लगती है एंड तभी थॉर की एक और एंट्री होती है। अब थॉर और वांडा के बीच में फाइट शुरू होती है। कभी वांडा थॉर को ओवरपावर करती है, लेकिन थॉर भी गॉड ऑफ थंडर था, वो उसे बराबरी की टक्कर देता है और उसे अपने काबू में लाकर बाकी टीम को
को बोलता है तुम यहाँ से निकलो, मैं इसे रोक रहा हूँ। स्पेस में जाते वक्त उनके स्पेसशिप में कुछ ना कुछ सिग्नल्स एरर आते हैं, जहाँ कमाला उसे बताती है ये सिग्नल्स एरर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अर्थ पे वकांडा में एक इंसिडेंस हुआ था, उसी इंसिडेंस की वजह से हमें ये फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रही है। और अभी भी क्लियर नहीं होता कि वकांडा में आखिर हुआ क्या था, वो तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। लेकिन अभी बात करते हैं इसी एपिसोड की। वो जब स्पेस में पहुंच जाते हैं, उनके पास था ट्रांसमीटर, वो लोग उसी ट्रांसमीटर का यूज करके नोवा कॉर्प को मैसेज भेजते हैं। और तभी पीछे बैठी कैटी उनसे बोलती है कि हमने सिग्नल तो भेज दिया, मैसेज तो भेज दिया, लेकिन नोवा कॉर्प तक वो कब तक पहुंचेगा। लेकिन तभी बहुत सारी नोवा शिप्स उनके सामने आ जाती है। पूरी टीम खुश होती है कि इतनी जल्दी रिप्लाई आ गया, अभी तो जस्ट मैसेज भेजा था। लेकिन वेलकरी को शक होता है, वो बोलती है इतनी जल्दी नोवा कॉर्प यहाँ नहीं आ सकती, मैसेज का रिप्लाई आने में बहुत टाइम लगता है। पूरी टीम को शक होने लगता है और तभी उन्हें नोवा कॉर्प की शिप से एक मैसेज मिलता है, अर्थ और तुम्हारे यूनिवर्स को हमने क्वारंटाइन कर दिया है और तुम या कोई भी इस यूनिवर्स से बाहर नहीं जा सकता, तुम्हारा यूनिवर्स कंडेमिनेट हो चुका है। और ये बात सुनकर सभी लोग शॉक में आ जाते हैं क्योंकि नोवा कॉर्प तो पहले से यहाँ मौजूद थी, लेकिन वो किसी को भी बचाने नहीं आए। अब नोवा कॉर्प उन्हें बोलती है हम 5 तक काउंट करेंगे, उसके पहले तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हमें तुम्हारी शिप को उड़ाना होगा। और तभी 5 का काउंटडाउन शुरू हो जाता है, 5 4 3 2 1। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। पिछले पार्ट में कमाला और उसकी टीम को पता चला था कि नोवा कॉर्प्स जिसे वो शुरुआत से ढूंढ रहे थे वो उन्हें बचाने नहीं बल्कि उन पर अटैक करने आ रही थी। और यहीं से शुरुआत होती है एपिसोड 4 की, जहां नोवा कॉर्प्स की शिप उनकी शिप पे डायरेक्ट अटैक कर देती है, जिसके ब्लास्ट से पूरी टीम अर्थ की तरफ गिरने लगती है। लेकिन तभी कुछ पोर्टल्स खुलते हैं और कमरताज के सॉर्सरर्स उन्हें बचा लेते हैं। कमरताज के सॉर्सरर्स, स्पाइडरमैन एंड ये वाली टीम तीनों एक जगह इकट्ठा होते हैं। वो लोग कमाला को वांडा के बारे में बताते हैं, लेकिन कमाला कंफ्यूज होती है वांडा को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जा रहा है। तब सॉर्सरर्स उसे वकांडा की पूरी कहानी बताते हैं कि जब ब्लैक पैंथर ने अपने सेक्रीफाइस करके थैनोस को मारा था लिक्विड वाइब्रेनियम में गिराकर, तब सभी इन्फिनिटी स्टोन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे और उसकी एनर्जी ने धरती पर हर चीज को तोड़ना शुरू कर दिया था। और उस पावर को कंट्रोल करने के लिए उन्हें एक हीरो की जरूरत थी। और तब ब्रूस बैनर सामने निकल के आया जो हल्क बनकर उस एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है। और अब हल्क ऐसा क्यों कर पाया ये आप सभी लोग जानते हो, क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन से गामा किरणें निकलती है और हल्क तो बना ही गामा किरणों से है। और अब वांडा का असली प्लान क्लियर होता है, वो उसी इन्फिनिटी एनर्जी को हल्क से चुराना चाहती थी और अब उसके पास इस प्लान को अंजाम देने के लिए एक ह्यूज ज़ॉम्बी आर्मी भी थी। सॉर्सरर्स कहते हैं ये हमारा आखिरी चांस है हल्क को बचाने का और हमें लड़ना होगा, हमें आखिरी दम तक लड़ना होगा। और इसके बाद वांडा अटैक करती है इन्फिनिटी हल्क पर। इन्फिनिटी हल्क भी अपनी पूरी पावर दिखाता है, एक ही वार से हजारों ज़ॉम्बीज को मारता जाता है। और जब वांडा उसके पास उसकी पावर्स चुराने पहुंचती है तब एंट्री होती है कमाला और उसकी टीम की, एकदम एवेंजर असेंबल स्टाइल में। एक और न्यू फाइट शुरू होती है कमाला और न्यू एवेंजर्स वर्सेस ज़ॉम्बीज की। और तभी एक बड़ा धमाका होता है और ज़ॉम्बी थॉर की एंट्री होती है। थॉर तुरंत ब्लेड को जिंदा जला देता है और हल्क पे ब्रूटल अटैक करता है। दोनों के बीच डेंजरस फाइट शुरू होती है और एंड में हल्क ही डोमिनेट करता है और थॉर उसके हाथों मारा जाता है। लेकिन इसी डिस्ट्रैक्शन का पूरा फायदा उठाकर वांडा हल्क की पावर एब्जॉर्ब करने लगती है। सीन काफी डार्क हो जाता है, एक एक करके सारे हीरोज मारे जाते हैं कमाला के सामने। कमाला हेल्पलेसली सब देखती है। वांडा उसे कहती है मेरा हाथ पकड़ो, सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ अपने सभी टीम के लोगों को मरते देख कमाला वांडा का हाथ पकड़ लेती है। और फिर एक ट्विस्ट आता है, कमाला की आंख खुलती है, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था जैसे सब ठीक हो गया हो, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सच नहीं है। कमाला को फ्लैशेस दिखते हैं जहाँ रीरी उसे कहती है ये सब एक इल्यूजन है कमाला, वेक अप, गेट आउट ऑफ इट। और एपिसोड यहीं खत्म होता है बिना किसी प्रॉपर कंक्लूजन के। मार्वल इससे एक बड़ा क्लिफ हैंगर छोड़ देता है नेक्स्ट सीजन के लिए। तो गाइस ये था मार्वल ज़ॉम्बीज का सीजन फिनाले। आपको क्या लगता है कमाला इस इल्यूजन से निकल पाएगी और अगले सीजन में कौन कौन से बड़े ट्विस्ट हमें देखने मिलेंगे? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको भी इसी तरह की डार्क और इंटेंस स्टोरीज पसंद है तो एक बार डोंट ब्रीथ मूवी का एक्सप्लेनेशन जरूर चेकआउट करना, यू विल लव इट।